नमस्कार साथियों। सिर्फ 2 से 10 दिनों का वक्त है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। और चुनाव आयोग की तैयारी है क्या, यह तो अभी सामने आया नहीं। और सिर्फ 1.5 से 2 महीने का समय है 5 राज्यों में चुनाव होने को लेकर के। और उसको लेकर के कौन सी तैयारी इंडिया ने किया है, यानी तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने मिलकर के जो इंडिया बनाया है उसका भी तैयारी क्या है, यह अभी कोई जानता नहीं है। लेकिन सरकार की तैयारी हो चली है राज्यों को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी। और यह तैयारी चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और शायद इंडिया भी इसमें कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है। यह सवाल अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल तक जिक्र सिर्फ नेताओं का होता था और इस बात का जिक्र होता था कि किसकी फाइल कब खुलेगी, किसकी फाइल कब बनेगी और किसके ऊपर छापा कब पड़ेगा, जांच कब होगी और जेल के पीछे वो कब जाएगा। लेकिन अब उसके आगे का सवाल सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नेताओं से आगे बढ़कर के अब नौकरशाहों की फाइल खुलेगा, नए फाइल भी बनेंगे। और पुरानी फाइल अभी की नहीं बल्कि 2014 से पहले जो जो नौकरशाहों की लिस्ट थी उनके खिलाफ करप्शन के यह मामले हैं, वो सभी लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दिया कि 2014 से पहले नौकरशाहों के खिलाफ अब बिना किसी अनुमति के जांच हो सकती है, सजा दी जा सकती है, गिरफ्तारी के लिए भी किसी से भी पूछना नहीं होगा। तो एक क्षण के लिए आपके जहन में एक सवाल होगा कि कितने नौकरशाह दब गए और कितने नौकरशाह अब हैं, और सभी को अगर मिला दिया जाए तो इस देश के भीतर में क्या विपक्ष का नेता और क्या नौकरशाह, सभी की धड़कनें इस दौर में बढ़ जाएगी। नेताओं की बढ़े या ना बढ़े, लेकिन नौकरशाहों की धड़कनें तो यकीनी तौर पर बढ़ ही जाएगा। और ये उनके तादाद 2014 से पहले 250 से ज्यादा नौकरशाहों की लिस्ट जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ उसके ऊपर के पद पे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट अब सरकार के पास है। उस दौर में जो भी करप्शन के मामले थे, उस दौर में आय से ज्यादा संपत्ति का मामला हो या अलग अलग घपले घोटालों के भीतर किसी भी नौकरशाह का नाम जो कि संयुक्त सचिव के ऊपर का पद होगा, उसके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हरी झंडी दे दिया है। अगला सवाल यह है कि क्या वाकई उस 250 या उस दौर का सच क्या है, और इस दौर का सच क्या है कि बीते 5 वर्षों में 216 नौकरशाह और जोड़ दीजिएगा तो 2014 से पहले 250 नौकरशाह, 2018 के बाद से 216 नौकरशाह और जोड़ लीजिए, दोनों मिलाइएगा तो तकरीबन 466 नौकरशाह हो गए। और उसके बीच का जो हिस्सा है 2015, 2016, 2017 और 2018 मार्च के तक, इन सारे तीन सालों के भीतर तकरीबन उस बीच में 175 नौकरशाह और भी हैं, यानी आंकड़े 500 को पार कर गई। तो क्या 500 नौकरशाह इस दौर में 2024 से पहले उनकी धुगधुगी इस दौर में बजती रहेगी और वह संभल कर काम करेंगे, सहम कर काम करेंगे? पता नहीं सरकार कब कौन सी फाइल खोल देगी। और इन सब के बीच ईडी और सीबीआई से कुछ छिपा हुआ नहीं है, उसके पास तो पूरी फहरिस्त है उस दौर की भी और इस दौर की भी। और जो सरकार संसद के भीतर जानकारी देती है, अगर उन आंकड़ों को आप रखिएगा तो मौजूदा वक्त में जो इंडिया के भीतर सक्रिय नेता हैं, सक्रिय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे जुड़े हुए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और इससे हटकर जो नेता प्रभावी तौर पर, उनकी संख्या 89 है। यानी 89 सांसद विधायक नेता जो बहुत प्रभावी है इंडिया के भीतर, उनकी भी लिस्ट तैयार है। और इससे हटकर तकरीबन 6 राज्यों को डिस्टर्ब करने की स्थिति में किसी भी वक्त सरकार आ सकती है। सरकार का मतलब उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आएगी जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है। उसमें बंगाल दायरे में आता है, बिहार दायरे में आता है, उसके दायरे में तेलंगाना भी आता है, उसके दायरे में तमिलनाडु भी आता है, उसके आंध्र प्रदेश भी आता है, उसके दायरे में झारखंड भी आता है। और जो जहां पर सत्ता नहीं है वहां के जो प्रमुख हैं, उसमें चाहे आप एनसीपी का नाम ले लीजिए, चाहे उसमें आप शिवसेना उद्धव ठाकरे का नाम ले लीजिए, हर किसी का नाम इस फहरिस्त में जुड़ा हुआ है। तो अगर जांच की प्रक्रिया अपराध बताते हुए किसी की छवि को धूमिल करना और नौकरशाहों की धुगधुगी को बढ़ाए रखना, यह एक ऐसी राजनीति है या ऐसी विषाक्त है जिसका कोई तोड़ इस दौर में नहीं है। जब तक इंडिया इतना सक्रिय ना हो जाए, जनता को सक्रिय ना कर दे और राजनीतिक तौर पर समझाने ना लगे इस देश के भीतर में कि देखिए सत्ता जिसके हाथ में होगी वह अपने तरीके से काम करेगा, और करप्शन तो उसके भीतर भी है लेकिन वह अपने लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और मैसेज साफ है कि सत्ता के साथ आ गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। शायद यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर किसी को लगने लगा है कि करप्शन को लेकर के इस देश के भीतर कोई भी नेता दागदार नहीं है।
क्योंकि दागदार है और कार्रवाई होती नहीं है, और कार्रवाई होने से पहले वो सत्ता के साथ खड़े हो जाता है तो वो बेदाग हो जाता है। तो यानी इस दौर में पूरे कानून की प्रक्रिया का धज्जियां क्या चुनावी तौर पर उड़ाई जा रही है और राजनीतिक तौर पर सियासत साधने की कोशिश की जा रही है। आइए जरा एक एक पन्ने को पलटते हैं, और पन्ने तो हर दिन खुलता है, लेकिन आज महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि संयुक्त सचिव के ऊपर जो 2014 से पहले के नौकरशाह थे उनकी फाइल खोली जा सकती है। यानी इससे पहले यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकरण के मंजूरी अनुमति की बगैर जांच नहीं हो सकती, और यह जो प्राधिकार जो सक्षम होता है वह भी सहमति देती है तो उसके खिलाफ कोई नौकरशाह अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है। लेकिन अब सब दरवाजे बंद और नौकरशाहों के खिलाफ पुराने लंबित मामलों की जांच, किसी की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं और गिरफ्तारी की भी छूट है। जाहिर है इस देश को संभाले हुए नौकरशाहों की टीम है, उसमें भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तमाम लोग इसमें शारीक हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो लिस्ट बतलाती है वो बहुत साफ तौर पे यह कहती है जिनके खिलाफ मामला चल रहा था। सीबीआई के पास तकरीबन 138 ऐसे केसेस हैं जिसके दायरे में तकरीबन 175 नौकरशाह आते हैं, और ईडी के पास भी 57 से ज्यादा ऐसे केस हैं जिसके दायरे में 100 से ज्यादा अधिकारी जो खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर हो, संपत्ति बनाने और उसे बाहर पैसे भेजने की जो पूरी प्रक्रिया सिस्टम होगा उसमें तमाम दायरे में नौकरशाहों की पूरी एक टीम आ रही है। आज ही जब 2 दिन पहले गृह मंत्रालय ने इजाजत दिया सीबीआई को कि लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा सवाल ये निकलता है कि लालू यादव जाएंगे तो राबड़ी देवी भी जाएंगे, अगर वो जाएंगी तो मीसा भारती भी जाएंगे, और वो जाएंगी तो अन्य बेटियों को भी उस दायरे में लाया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के सुनवाई 31 तारीख को होगी। अगर अदालत 21 सितंबर को अगर एक्सेप्ट कर लेती है कि मौजूदा वक्त में लालू यादव इस वक्त जमानत पर है, राबड़ी देवी जमानत पर है, वैसे ही तेजस्वी यादव को भी अदालत से जमानत लेनी पड़ेगी। तो बिहार सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट में बीजेपी के चुनावी तौर पर आकर के खड़ा हो चला है। वहां पर सेंध लगाने का मतलब यह है कि चुनाव प्रचार के मैदान में उस शख्स को जाने ही मत दो जिसके जरिए वोट इधर से उधर होने की परिस्थिति पैदा हो। तो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, अगर रोक दिया जाए या इस परिवार को रोक दिया जाए, क्योंकि परिवार के सारे लोगों का नाम तो बहुत साफ तौर पर जो जमीन भी गई और नौकरी ली गई और दी गई उसको लेकर के जो पूरी लिस्ट तैयार है सीबीआई के पास, उसमें तो बहुत साफ तौर पर इससे पहले जो अगस्त के महीने में छापे मारे गए और पूछताछ की उस पूरे परिवार से किया गया, उसमें लालू यादव की बेटी रागनी हो या चंदा हो या फिर हेमा हो या फिर मीशा हो या फिर राबड़ी देवी खुद क्यों ना हो, सभी से पूछताछ और छापे तो पड़े हैं। तो पुराने केस में जमानत पर सभी हैं, लेकिन नया केस में सभी आरोपी हैं, और इसमें तेजस्वी यादव को लेकर के भी सरकार कार्रवाई तो के बिछात जो बिहार को लेकर के बन रही है जी, ऐसा नहीं है। इस विषाक्त को अगर समझिएगा तो उसके साथ नौकरशाहों को जोड़िएगा, उसके साथ यह भी समझिए कि जिन जिन क्षेत्रों में जिस जिस एरिया में और जिन जिन अधिकारियों के भी ऑफिस के भीतर जो अधिकारी उस लिस्ट को अगर हम बताएं, तो उससे पहले आप एक चीज और समझिए कि जो इस समय जो आपको हम बता रहे हैं कि उसमें सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अगर अभिषेक बनर्जी जेल चले गए तो डिस्टर्ब होंगे ममता बनर्जी। वो भी कल भी कह रहे थे कि बहुत परेशान थे। सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा एमपी और एमएलए टीएमसी के शारदा नारदा खान के मद्देनजर लिस्ट तैयार किया गया है। कब किसको किस रूप में डाल दिया जाएगा इससे असर नहीं पड़ता है, तो जिससे असर पड़ता है अब उसको लेकर के चुनावी तैयारी बहुत साफ कर दी गई है। बिहार का जिक्र हमने आपसे किया ही, झारखंड में हेमंत सोरेन और सीता सोरेन यह दोनों राजनीतिक तौर पर प्रभावी है, तो इनको क्या जेल में डालकर आदिवासी वोट को अपने साथ भाजपा ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, इस सवाल का मंथन जरूर है। अन्यथा किसी भी दिन हेमंत सोरेन को उठाकर लाया जा सकता है, क्योंकि 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं और सरकार अपने तौर पर सूचीबद्ध तरीके से चीजों की तैयारी कर चुका है। चौथा राज्य तेलंगाना है, तेलंगाना के भीतर जो बेटी का जिक्र है उसमें कविता का जिक्र है, और उसमें बड़ा सवाल यह है वहां पर लगता है कि राज्य का मुख्यमंत्री केसीआर हो, बेटी साथ में रहनी चाहिए और उसकी संवाद बहुत ज्यादा है। चुनाव के वक्त हो और उसके चुनाव के वक्त नहीं रहेंगे तो छवि धूमिल हो जाएंगे। तो इस छवि का एक्सपेरिमेंट और उस वोट का ट्रांसफर होना, क्योंकि बीजेपी इस दौर में तेलंगाना से गायब सी हो गई है और लगातार उसके वोट परसेंटेज जो सर्वे में निकल करके आते हैं वो सिंगल डिजिट में आकर के खड़े होते हैं। अब उसको ये फैसला करना है कि सूची पर कार्रवाई किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि यह लिस्ट भी तैयार है जो ईडी के लिस्ट में 2 बार बुलाया, दोनों बार एक बार एस्केप की, एक बार आई, एक बार इतना घबरा गई कि उसके बाद केसीआर ने समझौता ही कर लिया, और समझौता नहीं किया तो राजनीतिक तौर पर एक सहमति सी बन गई, जो मैसेज बार बार कांग्रेस जिसको दोहराती रही। ऐसा नहीं कांग्रेस के नेता इस फहरिस्त में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सत्ता जहां पर है उसमें सिर्फ नेता का नाम बघेल है।
दूसरी तरफ गहलोत के भाई का नाम भी है, लेकिन उनको डिस्टर्ब करने से लाभ होगा या घाटा होगा, यह भी परखने की बात है, जो परखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बघेल और उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है, वह तो जेल में अभी से ही तैनात है। उनको जेल में रखा जा चुका है, जो खासतौर पे 3 बड़े अधिकारी उनके करीब के और उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनको लेकर के भी तैयारियां हैं। तमिलनाडु में आज जो सैंड माफिया, बालू माफिया पे जो छापा पड़ा, और ईडी जो कह रही है कि सत्ता किस तरीके से काम कर रही है और कार्रवाई कर रही है, इस तरह से दायरे में स्टालिन भी कभी भी आ सकते हैं। और सवाल सिर्फ स्टालिन का नहीं है, जो पूरी का पूरी जांच जो सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने सौंपा है, उसमें ए राजा का भी नाम है, कनिमोझी का भी नाम है, दयानिधि मारन का नाम भी है, और पल्लास्वामी का भी नाम लिया। ये सब नाम बताने के लिए बहुत काफी है कि राज्य में, तमिलनाडु के भीतर भाजपा हो या ना हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसने बना लिया कि अगर एक को डालेंगे तो सभी को डालेंगे, अगर सभी को नहीं डालेंगे तो सभी को डराएंगे और अपने अनुकूल कर लेंगे। इन दोनों परिस्थितियों में उसकी अपनी तैयारी अपने तौर पर है, जिसके लिए ईडी और सीबीआई के अधिकारी बखूबी सारी चीजों को परख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सभी को डाल दिया जाए और छवि इससे भाजपा के ठीक हो जाएगी, या फिर जेल में जाने के बाद विपक्ष का नेता कहीं बड़ा नेता हो चला है और उसकी पहचान जनता के बीच और हो चली है और वो वोटों को अपने साथ तब्दील करने की स्थिति में रहता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल है कि इसके समानांतर एक और सवाल है कि पहली बार नौकरशाहों को लेकर के अगर पुरानी फाइल खुलेगी, उसमें किसकी फाइल खुलेगी? हम डिपार्टमेंट्स बतलाते हैं, जिससे कुछ चीजें और भी आपको साफ दिखाई देगी। सेंट्रल एक्साइज, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पासपोर्ट ऑफिसर्स, बीसीसीएल, जो भारत कुकिंग, जो एनआईएससीएल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, ये पुराने दौर में 2014 से पुराने की परिस्थिति में है। ये कावेरी नगर निगम जो कर्नाटक में जिसका दफ्तर है, आंध्र प्रदेश वुमेन्स कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु का प्रोविडेंट फंड ऑफिस के भीतर जो अधिकारी थे उन पर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो गोवा का था उसके ऊपर, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो दिल्ली के भीतर कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, पश्चिम बंगाल के 6 आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम के भीतर के अधिकारी हैं जो उस दौर में कहीं पर उनके ऊपर निशाना था। एनएचआरएम, नेशनल ह्यूमन हेल्थ मिशन के तहत जुड़ने वाले लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं। यह मैसेज क्या दिया जा रहा है? यह मैसेज बहुत साफ है कि अब इस देश के भीतर में वह नौकरशाह जो अभी तक सोचता रहा कि दरअसल वह पाक साफ स्वच्छ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वह थोड़ा अपने तरीके से चीजों को परखे तो वह कितना इंडिपेंडेंट रह पाएगा, यह अपने आप में अब सवाल यह है कि जब नेताओं को नहीं बख्शा, जब मुख्यमंत्रियों को नहीं बख्शा, जब राहुल गांधी को नहीं बख्शा, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स की क्या स्थिति रहेगी? उसको लेकर के कौन पूछेगा, किस रूप में पूछेगा और कौन आवाज उठाएगा? उसके पीछे तो अपना परिवार होगा और उसकी अपनी सामाजिक मान्यता होगी। तो एक झटके में राजनीतिक के उस मर्म को जरा आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सत्ता चाहती है कि इस देश के भीतर का सिस्टम चुनाव को लेकर के सक्रिय हो जाए और वह भी उनके अनुकूल सक्रिय हो जाए, तो रुकेगा कौन? रोक सकता है कौन? और रोक सकता है तो सिर्फ वो जनता, वो आम लोग। और उस दौर में आम लोग जो राजनीतिक तौर पर इतने सक्रिय हो जाएगी, जिस इंडिया को सक्रिय होना है, जो सक्रियता उसके नजर आ नहीं रही है, लेकिन जनता को अगर सक्रिय होना है तो उसके भीतर का जो आप सवाल खड़ा होना चाहिए कि नौकरशाहों की फहरिस्त में कुछ और परिस्थिति निकल करके अगर बाहर आती है, तो बीते 5 सालों में अगर जानिएगा तो 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले से जो नौकरशाही को अपने दायरे में लेने की परिस्थिति शुरू हुई थी, और 2023 तक, जनवरी के महीने तक कितने नौकरशाह थे जो कि इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी सक्रिय हो गई? 216 नौकरशाह ऐसे थे। उसमें महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 39 नौकरशाह हैं, दिल्ली के 21, उत्तर प्रदेश के 17 नौकरशाह, कर्नाटक के 14 नौकरशाह, बिहार के 12 नौकरशाह, तमिलनाडु के 11 नौकरशाह, गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, इन सब राज्यों के किसी राज्य का 8, किसी 9, किसी 7। लेकिन उसके आगे का सवाल और भी है कि सीबीसी नौकरशाहों की जो पूरी रिपोर्ट किया है, उसमें रिकमेंड करता है कि इनके खिलाफ जांच की जा सकती है। उनकी फहरिस्त इस देश के भीतर में जो चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, उसमें डीएम भी आता है, उसमें बीडीओ भी आता है। और यह जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, जो 2 लिस्ट सौंपी गया है, अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 13,500 नौकरशाहों की लिस्ट सीबीसी के जरिए निकली है। 12,756 पहले लिस्ट थी और 887 दूसरी लिस्ट थी। अब यह बताने के लिए आपको बहुत काफी है कि जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, भाजपा काम कर रही है, या इस दौर में अमित शाह या नरेंद्र मोदी अपने तौर पर जो राजनीतिक बिसात बिछाते हैं, वह भी किस तेजी से काम कर रही है। क्योंकि जब दायरे के भीतर 6 राज्यों के सीएम है, बंगाल, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में प्रभावी शरद पवार हो तो उनकी भी फाइल तैयार, और अगर शिवसेना तैयार है तो टीएमसी की फाइल तैयार है। तो क्या इन फाइलों के जरिए और नई फाइलें बनाने की परिस्थिति के भीतर सरकार को सिर्फ निर्णय लेना है? और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके पास
जिसके बाद ईडी और सीबीआई नए तरीके से पूरी राजनीतिक पहल करेगी, राजनीतिक नहीं कहते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कानूनी पहल करेगी, जो राजनीतिक का हित साधने की दिशा में जा रहा हो सकता है। आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हम भी नहीं करते हैं। और कांग्रेस के भीतर कौन है? कांग्रेस दरअसल 2 राज्यों को आप रखिएगा, जानिएगा तो उनके नेताओं को समझिए। एक हरियाणा का नाम आता है, वहां पर सबसे प्रभावी उपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी लिस्ट में भी नाम है। ईडी और सीबीआई दोनों के लिस्ट में उनका नाम है। और जो जमीन का मामला है गुड़गांव और उसके अगल बगल का, वो जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कैसे किस रूप में किया गया, वह पूरी लिस्ट तैयार है। तो किसी दिन भी तो दूसरे दिन डीके शिव कुमार का भी लिस्ट तैयार है कर्नाटक में। वही ना कह रहे हैं कि हम लगभग 20 सीट तो जीत ही जाएंगे। तो फिर कितनी मुश्किल लगेगी कि अगर उनको इस दायरे से हटा करके एक कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया जाए। तीसरा, महाराष्ट्र के भीतर अशोक चौहान का नाम आता है, उनका भी नाम है। तो अशोक चौहान भी कैसे बचेंगे? लेकिन बाकी नाम इसलिए भी मैटर नहीं करता। चिदम्बरम या चुनाव में प्रभावी इस रूप में नहीं है। उस राजनीतिक का मिजाज देखिए। चंद्रबाबू नायडू से एक वक्त समझौता हो रहा था, एक तस्वीर बड़ी निकल करके बाहर आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चंद्रबाबू नायडू को कुर्सी पे बैठा रहे थे। वो बैठना नहीं चाह रहे थे, फिर भी बैठा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर बैठा रहे हैं। यानी यहाँ पे कमाल है यार। उस चंद्रबाबू नायडू अगर सीआईडी के जरिए, स्टेट सीआईडी के जरिए जेल में है, तो क्या वाकई दिल्ली की सहमति नहीं रही होगी? क्या वही आईएसआर पार्टी के मुखिया अपने तौर पर, जिनको खुद जमानत पर हैं, जिनके खिलाफ 4 केसेस ऑलवेज दर्ज हैं, यानी पहले से ही दर्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से अगर कानून चलने लगे और अगर कानूनी चुनावी तैयारी इसी रूप में होने लगे तो क्या कुछ होगा, वह पूरी तस्वीर आपके सामने निकल करके आएगी। जो पुराने एमएलए और एमपीज हैं, अगर उसको आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश के 10 आएंगे, पश्चिम बंगाल के 5 आएंगे, उत्तर प्रदेश के 6 आएंगे, केरल के 6 हैं। इसके इंडिया को देखिएगा, फिर टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में, इन सभी के सांसदों का और विधायकों की पूरी फहरिस्त जो 56 लोगों की तैयार है, वो सारी की सारी सूची अपने तौर पर इस दौर में सीबीआई और ईडी के पास है। आखिरी सवाल आपसे, क्या चुनाव को लेकर के ऐसी तैयारी इस देश के भीतर राजनीतिक